शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले चांदी के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि कंसर्न्स हैं यहाँ पर लगातार जिस तरह से हमने इंपोर्ट में एक के बाद एक रिस्ट्रिक्शंस आते हुए देखी हैं। हर्षल, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो कल आया है, जहाँ पर और भी जो सिल्वर वेराइटीज़ हैं और कैसे सब जगह DGFT का अब यहाँ पर लाइसेंसिंग लगने वाला है, कैसे देखते हैं आप इसे? जैसे आपने कहा कि वो सीरीज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हमने देखे, तो इनिशियली जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये था कि सिर्फ बार्स का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किया था और ग्रैन्यूल्स या पाउडर फॉर्म में जो सिल्वर था वो कहीं ना कहीं तब एग्जाम्पशन था। लेकिन अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें उसके लिए भी गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट डाल दी है कि यू विल रिक्वायर अ DGFT लाइसेंस। तो बेसिकली इंडिया में अभी लाइसेंस के बिना कोई भी सिल्वर इंपोर्ट नहीं हो सकता एक्सेप्ट फ्रॉम सिल्वर डोरे। लेकिन सिल्वर डोरे ट्रेडिशनली इंडिया में आता नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन एनीथिंग दैट हैज मोर देन 5% गोल्ड इज क्लासिफाइड एज गोल्ड डोरे। तो सिल्वर डोरे इंडिया में डायरेक्टली आता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी सभी माध्यम से अगर आपको सिल्वर लाना है, इवन थ्रू IIBX, यू विल रिक्वायर DGFT लाइसेंस। और आपको एक बार वो क्वांटिटी का लाइसेंस मिलेगा, आप वो अप्लाई करेंगे, आप फिर बैंक्स के थ्रू आप मेटल इंडिया में ला सकते हैं। तो फिलहाल तो डिमांड इंडिया में इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी देखा है कि मार्केट में जो $4 $3-4 के डिस्काउंट चल रहे थे वो अभी $1 के आसपास हो गए, और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ये मार्केट स्लाइड प्रीमियम में भी आ सकता है। जैसे आपने कहा कि एज ऑफ नाउ यहाँ पर डिमांड नहीं है, स्टॉक भी है, पिछले साल अच्छा खासा इंपोर्ट भी हुआ है, लेकिन आगे अगर इस तरह की दिक्कतें रहती हैं और डिमांड जब पिकअप करती है, जब हम यहाँ पर शादियों में फेस्टिवल सीजन में जाएंगे, आपको लगता है तब एक दिक्कत आ सकती है? क्या बाजार उसके लिए प्रिपेयर्ड है? जी बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि एसेंशियली एक स्पीड ब्रेकर आ गया है अब इंपोर्ट्स में, तो अगर डिमांड सडनली मार्केट में आती है तो ट्रेड उसे इमीडिएटली सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप लाइसेंस अप्लाई करोगे, आपको लाइसेंस मिलेगा और फिर आप इंपोर्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं वो लैग होगा बिटवीन जब डिमांड आती है और सप्लाई मार्केट में आता है। तो उस वजह से मार्केट में प्रीमियम्स डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। और फिलहाल जैसे आपने कहा कि इस साल भी ऑलरेडी अगर हम 4 महीने में देखें तो करीबन 1800 टन के इंपोर्ट हो गए हैं, जो लास्ट ईयर के मुकाबले ज्यादा ही है। लास्ट ईयर अराउंड 1650 टन के इंपोर्ट हुए थे फर्स्ट 4 मंथ्स में। तो कहना कि मार्केट में फिलहाल स्टॉक है, और उसी वजह से डिस्काउंट्स थे मार्केट में डिस्पाइट इंपोर्ट ड्यूटी हाइक और डिस्पाइट ये सब रिस्ट्रिक्शंस। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक आई थिंक ये सिचुएशन कंटिन्यू रह सकती है। फेस्टिव सीजन आई थिंक अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स इज द की पीरियड टू वॉच आउट फॉर। हर्षल, जब हमने पिछले 2 यहाँ पर मेजर्स आते हुए देखे थे तो बाजार को लग रहा था कि नाउ दिस इज इट, सारा कुछ तो हो चुका है, अब इसके बाद एक अनसर्टनिटी निकल गई है, और उसके बाद हमने ये वाला नोटिफिकेशन भी आता हुआ देखा। अब आपको लगता है सब कुछ हो गया, अब शायद कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा? जी बिल्कुल, आई थिंक ये नोटिफिकेशन के बिहाइंड आई थिंक लॉजिक ये भी था, क्योंकि अगर UAE सेपा के अंदर जो सिल्वर था वो पाउडर फॉर्म में ही इंडिया में आता था। हमने 22-23 में देखे थे कि उसके इंपोर्ट बहुत सारा सिल्वर इंपोर्ट इंडिया में ग्रैन्यूल्स या पाउडर फॉर्म में हुआ था। और फिलहाल क्योंकि इंडिया ने ड्यूटी बढ़ा दी है, तो UAE के साथ जो डिफरेंशियल है अंडर सेपा वो बहुत ज्यादा वाइड हो गया था। तो कहीं ना कहीं आई थिंक गवर्नमेंट ने वो प्लग इन कर दिया है ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन से। तो अभी कोई भी FTA थ्रू भी इंपोर्ट्स इंडिया में एट लोअर ड्यूटी नहीं आ सकती है। तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि अगर ये एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाए, फिर शायद गवर्नमेंट लाइसेंसेस देने में इतनी देरी नहीं करेगी। इज जस्ट दैट दे वांट टू प्लग इन ये लोअर ड्यूटी इंपोर्ट्स जो ड्यूटी आर्बिट्राज के लिए आते हैं। तो हर्षल, आप ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है यहाँ पर अब, और जिनके पास पहले के लाइसेंसेस भी हैं या पहले के कोटाज हैं वो भी एज ऑफ नाउ स्टैंड नहीं करते? जी, आई थिंक सिल्वर के लिए वो स्टैंड नहीं करते हैं कि बैंक्स को फॉर एग्जांपल लाइसेंसेस मिल गए हैं, लेकिन ये जो क्वांटिटी जो आपको इंपोर्ट करनी है उसके लिए आपको फ्रेश अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। तो फिलहाल हमारी जो बैंक से बात हो रही है उनका कहना ये है कि उनको कस्टमर की रिक्वायरमेंट आएगी, कस्टमर के पास अगर लाइसेंस है इंपोर्ट का तो टिपिकली लाइक अ TRQ ये वर्क करेगा कि आपके पास अगर अप्रूवल है सिल्वर इंपोर्ट करने का तो बैंक्स आपको सिर्फ रूट करके देंगी। बैंक्स ऑन देयर ओन कोई भी क्वांटिटी के लिए अप्लाई नहीं करेंगी। किस तरह की डिमांड अब आगे जाता हुआ यहाँ पर अब देखते हैं? हर्षल, आपको लगता है कि ओवरऑल इंपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिल सकती है? इंडियन डिमांड को लेकर कोई सेंस है अब इस साल के लिए? देखिए, डिमांड तो डेफिनेटली हम सॉफ्ट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल इंडिया में, स्पेसिफिकली क्योंकि प्राइस इंडिया में गिवन रूपी डिप्रिसिएशन और अब इंपोर्ट ड्यूटी हाइक के बाद कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल प्राइस में करेक्शन आई है वो कहीं ना कहीं फुल्ली इंडिया में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है।
तो उसके चलते आई थिंक कंज्यूमर्स को अभी भी वो प्राइस ड्रिवन जो डिक्लाइन इंडिया में हमने देखा है इन सिल्वर वेयर, इन सिल्वर ज्वेलरी, जहाँ पे आउटराइट क्वांटिटीज कंज्यूमर्स कम बाय करें क्योंकि वो प्राइस कहीं ना कहीं अपना बजट मेंटेन करना चाहे, तो आई थिंक ये कंटिन्यू रह सकता है इवन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिल्वर का जो प्राइस मोमेंटम है कहीं ना कहीं वो फेड हो चुका है। हमने जो पिछले साल के एंड में जो एक क्रेजी रैली देखी थी, आई थिंक वो फिलहाल सिल्वर में नहीं है। तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कोई इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हाँ, लेकिन अगर प्राइस यहाँ से रैली पिकअप करती है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर सिल्वर में फिर से रैली रिज्यूम होगी, तब इन्वेस्टमेंट डिमांड आई थिंक वापस आ सकती है मार्केट में। एक फाइनल सवाल देन, हर्षल, क्या आप यहाँ पर अनऑफिशियल गोल्ड एंड सिल्वर आता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि ये एक रिपोर्ट है जो काफी जगह से और काफी स्ट्रांगली आती हुई नजर आई है। देखिए, अनऑफिशियल सिल्वर तो बहुत ही रेयर है, क्योंकि गिवन द बल्की नेचर ऑफ सिल्वर, आई थिंक अनऑफिशियली सिल्वर का तो हमने कभी सुना नहीं है। बट गोल्ड में आई थिंक सी देयर इज एन इंसेंटिव गिवन द वाइड ड्यूटी गैप, बट एज ऑफ नाउ हमने ऐसा कोई रिपोर्ट्स नहीं सुने हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा अनऑफिशियल एक्टिविटी शुरू हो गई है। इन द फ्यूचर पॉसिबली अगर ये ड्यूटीज हाई रहेंगी तो हो सकता है, क्योंकि फिलहाल जो भी रूट्स है, टिपिकली फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट से जो हैंड कैरी होता था, कहीं ना कहीं क्योंकि मिडिल ईस्ट इन जनरल इम्पैक्टेड है, फिलहाल फ्लाइट्स इतनी ज्यादा ऑपरेट नहीं कर रही, और फिलहाल वहां पे सीजन भी नहीं है टूरिस्ट का, तो ये सब फ्लोज फिलहाल नहीं सुनने में आ रहे हैं। बट वी विल वेट एंड सी के ये कैसे पैन आउट करता है। ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, प्राइस में जिस तरह की उठापटक है तो उस तरह की खबरें यहाँ पर आई हैं। कोई कंफर्म सोर्सेज के थ्रू नहीं आया है कि कितना अनऑफिशियल गोल्ड हमने यहाँ पर ड्यूटी इतना बढ़ने के बाद इंडिया में आता हुआ देखा है। बट एज ऑलवेज हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात अब मॉनसून और एग्रीकल्चर की कर लेते हैं, क्योंकि रोजाना जैसे जैसे मॉनसून यहाँ पर डिले हो रहा है उसका एक इम्पैक्ट हम यहाँ पर सोइंग पे और सेंटीमेंट पे तो डेफिनेटली आता हुआ देख रहे हैं। सिराज हुसैन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हमने सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में आई वो भी देखी है, जहाँ पर ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इस साल के लिए कम किया गया है। खरीफ और रबी का जो ब्रेकअप है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। ऑफ कोर्स ऑन द कंफर्टेबल साइड है, लेकिन पिछले साल से कम है। कैसे देखते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर नंबर्स, और कितनी चिंता की बात अब यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मॉनसून अब शायद इस वीकेंड या उसके आगे जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं है कि मॉनसून ज़रूरी है कि 10% के आसपास कम रहे लॉन्ग पीरियड एवरेज से। और अगर कम रहता भी है तो मनीषा, हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि फ़र्ज़ करिए कि 10% कम है, मगर हर हफ्ते बारिश हो रही है और बारिश वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे रीजन्स में, और हर हफ्ते बारिश हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा असर प्रोडक्शन पे नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि 2015-16 में जब 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स थे मॉनसून के, और उस वक़्त हम ही एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया, और सिर्फ 3-4% का फ़र्क पड़ा था प्रोडक्शन में। और तब तो उस वक़्त जो इरिगेटेड एरिया है वो करीब 45% था, और अब वो तकरीबन 55% है। जी, सिराज जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो प्री मानसून शावर्स हैं, जिसको एज ऑफ नाउ आईएमडी प्री मानसून शावर्स कह रहा है, वो अच्छी हैं और बुआई यहाँ से शुरू हो पाएगी? जी, देखिए, इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि सरकार ने जो वैराइटीज़, ड्राउट रेज़िस्टेंट वैराइटीज़ रिलीज़ करी हैं कुछ सालों में, तो उन वैराइटीज़ के बीज हम किसानों तक पहुँचाएँ और उनको सही एडवाइज़री जारी करें, जिससे कि वो उन फसलों को अहमियत दें जो ज़्यादा पानी नहीं रिक्वायर करती हैं, बजाए इसके कि वो धान बो दें और बारिश कम हो, उसके बाद वो दोबारा कोई फसल बोएँ। लगता है प्राइस और या इन्फ्लेशन को लेकर यहाँ पर एज ऑफ नाउ कंसर्न्स हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, रुपए की डेप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्टेड कमोडिटीज़ में हमने वो ऑलरेडी आता हुआ देखा है। एल निनो, हीट वेव, लोअर मॉनसून का क्या वो एक प्रीमियम प्राइसेस में ऑलरेडी है, या फिर आपको लगता है बाजार इंतजार करेगा? नहीं, देखिए, वो असर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि अब अगर इज़राइल ने ये फैसला किया था कि हमको ईरान को बिल्कुल बर्बाद कर देना है, नेस्तनाबूद कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है, पार्टीशन कर देना है, तो वो तो अचीव नहीं हुआ ऑब्जेक्टिव, और ऐसा लगता है कि शायद वो ऑब्जेक्टिव अचीव ना भी हो। और अगर अब देखिए, ये 3 महीने हो चुके हैं और जंग जारी है,
और जाहिर है कि जो गरीब मुल्क हैं ग्लोबल साउथ के, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और सबसे अफ़सोस की बात ये है कि वो कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं उन मुल्कों को जिन्होंने ये अटैक किया, ये वॉर करी, कि आपकी वजह से हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तो अगर ये वॉर कंटिन्यू करती है तो ज़ाहिर है कि अभी तक कोई पेट्रोलियम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन उनमें भी बढ़ोतरी होगी, और उनमें बढ़ोतरी होगी तो उसका इन्फ्लेशन पे, तो हर कमोडिटी पे उसका इम्पैक्ट आएगा। फूड ग्रेन पे भी आएगा, वेजिटेबल्स पे भी आएगा, हर चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा, स्कूल की फीस पे आएगा, वगैरह-वगैरह। हम्म। सिराज जी, अगर हम ओवरऑल फूड को यहाँ पर देखें तो ग्रेन्स में ऑफ कोर्स जैसे कि आप पहले भी हमसे बताते रहे हैं कि चावल एंड आटा में यहाँ पे व्हीट एंड राइस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सफिशिएंट बफर स्टॉक है और प्रोडक्शन भी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। कंसर्न्स आप कहेंगे पल्सेस और एडिबल ऑयल्स में ज़्यादा है? जी, पल्सेस और एडिबल ऑयल में कंसर्न है, और उसकी एक वजह ये है कि इंडोनेशिया कह रहा है कि हम और ज़्यादा पाम ऑयल से बायोडीज़ल बनाएँगे। तो अब अगर फूड प्रोडक्ट से कंट्रीज़ बायोडीज़ल या इथेनॉल या पेट्रोलियम में मिक्सिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं फूड की बजाय, तो ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। और पल्सेस की तरफ से ख़ास तौर से मुझे फ़िक्र रहती है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाया है कि किसान बजाय पल्सेस के, जो कि नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं, उससे यूरिया की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है सॉइल में, लेकिन बजाय उसके किसान मक्का की तरफ जा रहे हैं पिछले 2-3 साल से। खाली पिछले साल देखें तो 1 मिलियन टन, तकरीबन 1 मिलियन टन, 1 मिलियन हेक्टेयर एरिया बढ़ गया मेज़ का। तो अगर हम इथेनॉल को इसी तरह तरजीह देते रहेंगे तो ज़ाहिर है कि पल्सेस की कमी होगी और उसका इम्पोर्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। वेल एब्सोल्युटली, जो चिंता है वो यहाँ पर प्रोटीन में है, पल्सेस में है, और एडिबल ऑयल के तो प्राइसेस हमने इन्फ्लेशन के तौर पर यहाँ पर बढ़ते हुए देखे ही हैं। लेकिन एक पॉइंट वेल टेकन है जो सिराजी ने यहाँ पर कहा कि प्री मानसून शार्स हैं, तो शायद चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स हैं, अगर वो यहाँ पर वितरित किए जाते हैं तो कुछ बहुत चिंता, अगर इनफ अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन किसानों तक जाती है तो शायद हम इसको यहाँ पर झेल भी पाएँ। बहुत शुक्रिया सिराज जी साथ जुड़ने के लिए और वो उसकी कुछ सेंस बनाने के लिए।